F5 प्रेस करो कैसे F5 F5 चल गया बेटा? हाँ नहीं चला फिर। देखो चलो नहीं अभी। चलो देखो कमेंट करो जी। चल गया क्या? तो फिर तो क्लास चालू हो गया। नमस्कार दोस्तों, घर की बातचीत कर ले 2 मिनट। कमेंट देख लेता सके। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है, कल की क्लास हमने छोड़ी थी भारतीय सीमाएं, तो उस सीमाओं से आगे अब शुरू करेंगे क्लास को। जितने हो सके शेयर करो। हाँ कुछ जुड़ चुके हैं। जुम्मराम जी सुपर, आरसी पवार। मैथ्स की क्लास कब होगी? कल होगी भाई मैथ्स की क्लास। गुड इवनिंग सुरेश कुमार। सुरेश कुमार अनोकू गुड इवनिंग। मुकेश कुमार गुड इवनिंग। जयपाल महिला गुड इवनिंग। शेयर करो भाई, शेयर करो थोड़ी, इसको शेयर करो। अभी तक 11 वाचिंग आए, 11 लोगों से काम नहीं चलने वाला है। ताराचंद भाटी हेलो। गुड इवनिंग आरपी पटेल साहब। दर हादसा राम राम जी, राम राम। हाँ ताराचंद भाटी हेलो। शेयर करो क्लास को, अभी वाचिंग कम हो रहे हैं। बढ़ाओ, लोगों को शेयर करो, शेयर करो। कम से कम 20 करो। 20 से पहले मैं क्लास को शुरू नहीं करूँगा। पहले शेयर करो सब। दराजा कैसे हो गुरु जी? बिल्कुल, आपका सबका प्रेम है तो हम ठीक हैं। प्रताप सिंह राम राम जी। बढ़ो बढ़ो, शेयर करो थोड़ी। जब तक आप शेयर नहीं करोगे मैं जो क्लास को शुरू नहीं करने वाला। शेयर करो क्लास को। सबको गुड इवनिंग। चलो शेयर करो और हम क्लास को शुरू करते हैं। कल हमने जहाँ क्लास को छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करते हुए क्लास को देख रहे हैं कि कल हमने सीमाओं में बात की थी, बांग्लादेश और भारत के बीच की सीमाएं। तो बांग्लादेश और भारत के बीच की जो सीमाएं थी, इनमें कौन सा हमारा राज्य सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है, कौन सा सबसे कम बनाता है। और एक क्वेश्चन था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो बांग्लादेश के साथ में 2 बार सीमा बनाता है, 2 बार सीमा बनाता है, तो वो कौन सा राज्य था? वो था आपका असम। वो आपका असम था। और इसके बाद में हमने बात की थी इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से
तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बांग्लादेश कब बना था? वैसे भारत का हिस्सा है, 1947 में पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया था। और हमने देखा है कल की क्लास में कि ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश के रूप में, ये 1971 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसके बाद में ये स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। बाबू सिंह राजपूत, गुड इवनिंग। नेमीचंद लूणा किरडोली, हेलो। हाँ नेमीचंद जी। और उसके बाद में हमने देखा था कि जो विवाद है ऐतिहासिक दृष्टि से तो 1971 के बाद में जो 71-72 के अंदर शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता मैंने बताया था किन किन के बीच में हुआ था। तो शिमला समझौता मैंने कल बता दिया है कि इंदिरा गांधी की जुल्फें शेख हसीन जुल्फों वाली, उसको हम भूल गए। और जुल्फों वाली किसको बना दिया था? जुल्फों वाली इंदिरा गांधी को बनाया था। तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में 1971-72 के अंदर शिमला समझौता हुआ था। और उस शिमला समझौता यानी बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र देने के लिए हुआ था। इसके बाद में हमने राजनीतिक रूप से बात की थी कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश और भारत के बीच में अभी एक संविधान संशोधन के रूप में जो जीरो लाइन है उसके रूप में, या जो हमारा 3 बीघा कॉरिडोर है, 2.5 बीघा गलियारा है, यह जो सीमा है इस सीमा को सीधी करने के लिए, यानी हमारा जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का और त्रिपुरा है, इनके जो इस प्रकार की सीमाएं बन रही है ना, इस सीमा यानी ऐसी सीमाएं बन रही है। तो इससे क्या होता है कि कुछ बांग्लादेश का हिस्सा हमारे भारत के पास में आ गया, कुछ भारत का हिस्सा बांग्लादेश के पास में चला गया। ऐसी स्थिति थी। इसको लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच में हमेशा विवाद की स्थिति रहती थी। इसलिए ये 100वां संविधान के द्वारा ये लाइन सीधी बना दी गई है, सीधा कर दिया गया है। हमारी सीमा रेखा है बांग्लादेश के बीच की उसको। तो यहां तक हम कल बात कर चुके थे। आज हम बांग्लादेश के बाद में दूसरी सीमा आती है, दूसरी लंबी सीमा किसकी आती है तो उसकी बात करते हैं। और वो दूसरी सीमा किस देश के साथ में बनती है तो वो देखते हैं चीन के साथ में। हमने पढ़ा था ट्रिक के रूप में, बचपन में MBA किया या बचपन में MBA करने की इच्छा थी तो ब के बाद में च यानी चीन। तो यहाँ हमारा रहता है कौन सा देश? चीन। कौन सा देश है? चीन है। चीन के साथ में भारत और चीन के बीच की जो सीमा है वो सीमा कितनी बनती है कल मैंने बताया था। बताओ कितनी सीमा बनती है? अनिता कुमारी पवार पूछ रही है। गुड इवनिंग अनिता जी। RC पवार पूछ रहे हैं मैथ्स की क्लास कब होगी? देखो ये 8 बजे तक तो हमारी क्लास है। 8 बजे के बाद में या तो आपकी मैथ्स की क्लास होगी या साइंस की कमलेश जी सर लेंगे। और यदि आज नहीं हुई तो कल कन्फर्म आपकी पॉलिटी की क्लास भी होगी, यानी 5 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो पॉलिटी की भी होगी, हमारी ज्योग्राफी की भी होगी, मैथ्स की भी होगी और आपकी साइंस की भी होगी, यानी कंटिन्यू रहेगी क्लासें। हाँ विष्णु सैनी ने जवाब भी दिया है कि कल होगी। तो विष्णु सैनी हमारी कोचिंग से जुड़ा हुआ है, कोचिंग का स्टूडेंट है। कमल कुमार हनुमानगढ़ से, राम राम गुरुजी, राम राम कमल जी। तो हमारा जो लाइव सेशन है देखो हनुमानगढ़ तक पहुंच गया है। मैं कमल जी को मैं पहचानता हूँ, हनुमानगढ़ से है, मेरे दोस्त के रूप में है। तो चलो हम चीन के साथ में जो भारत और चीन के बीच में सीमा है उस सीमा के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारी सीमा इस सीमा की मैंने पूछा कि लंबाई कितनी है, तो किसी का अभी तक जवाब नहीं आया कि कितनी लंबाई है। पहले तो देखो मैंने कहा कि क्लास को जितना हो सके शेयर करो,
जितना हो सके शेयर करो। जब तक आप लोग ज्यादा से ज्यादा नहीं जुड़ते हो, क्लास लेने का आनंद नहीं आ रहा है। तो चीन और भारत के बीच में जो सीमा है, सीमा 34 दूना 68 होती है, लेकिन 34 दूना 88 किलोमीटर, 34 दूना 88 किलोमीटर भारत और चीन के बीच में सीमा है। और ये भारत और चीन के बीच में जो सीमा है, उस सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो इस सीमा को जाना जाता है, सबको पता है, मेक मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। यह मैकमोहन रेखा है। इसका निर्धारण कब हुआ था? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में हमारे एक सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था, इसलिए इस रेखा का नाम भी मैकमोहन रेखा इन विद्वान के नाम पर ही रखा जाता है। तो यहां तक बात क्लियर है? किरण महिला 3488 सही है। जितेंद्र सोलंकी, हाँ जितेंद्र सोलंकी है। किरण द राज साहब, कमल कुमार, जितने भी हो, लाइव है, लाइव में जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो। शेयर करो भाई जितना हो सके। आनंद नहीं आ रहा है? अब क्लास सही सुचारू रूप से शुरू कर रहे हैं, तो जितना हो सके शेयर करो। अब तक ये तो नॉर्मल बातें थी, अब हम चीन और भारत के बीच के जो विवाद है, विवादों के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारी चीन और भारत के बीच की जो सीमा है, ये चीन की सीमा है। सबसे पहली बात तो यह है कि चीन और भारत के बीच में कितने राज्य सीमाएं बनाते हैं, यानी भारत के कितने राज्य चीन के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। तो भारत के कितने राज्य हो जाएंगे? 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, कुल 5 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा सीमा का निर्धारण होता है। अब इनमें कौन कौन से हैं तो इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारा यहां पर लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के बाद में यहां हमारा आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद में यह पड़ता है नेपाल। यह पड़ता है नेपाल। तो नेपाल से हमारा कोई इस सीमा से यानी कोई विशेष महत्व नहीं है, नेपाल को छोड़ दिया जाता है एक बार। और कौन सा लग रहा है? यहां लग रहा है आपका सिक्किम। ये लग रहा है सिक्किम। सिक्किम के बाद में ये आ रहा भूटान, और भूटान के बाद में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहली बात यह है कि सबसे ज्यादा यानी चीन के साथ में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक में आएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक सीमा का निर्धारण करता है चीन और भारत के बीच में। अब हम देखते हैं चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद है। सीमा विवाद कौन कौन से सीमा विवाद है? तो यहां तक आप नोट कर लो, तब तक मैं देख रहा हूं किसी के कोई कमेंट है तो। जितेंद्र सोलंकी, लद्दाख, हिम प्रदेश,
यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा लाइव नहीं हो रहे हैं, शेयर करो भाई इसको। अजीत शेखावत, अरुणाचल प्रदेश, हाँ अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक लगती है। तो अब मैं इनके भारत और चीन के बीच में जो सीमा है, सीमाओं की बात कर रहा हूं। यानी विवाद है, सीमा विवाद। सीमा विवाद कौन कौन से हैं? तो सीमा विवाद में देखते हैं, सबसे पहले सीमा विवाद आता है, वो आता है आपका अक्साई चीन। यानी भारत और चीन के बीच में विवाद है, वो है अक्साई चीन। अक्साई चीन है। अक्साई चीन क्या है, या ये विवाद किस प्रकार से चलता है, तो इसके लिए हम बात करते हैं। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री या चीन के मुख्य जो अरुणाचल प्रदेश, अच्छा ये सर्वाधिक बड़ा, ये अभी बताया, चीन के थे। यानी 1954 की बात है, 1954 में एक समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। जिस समझौते को कहा जाता है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता है, कब होता है? 1954 ईस्वी में होता है। किन किन के बीच में होता है? तो ये पंचशील समझौता हमारे भारत और चीन के बीच में होता है। जो भारत के तो थे हमारे नेहरू जी, और इनके थे चाउ एन लाई। चाउ एन लाई के बीच में 1954 के बीच में 1954 के बीच में समझौता हुआ। और यह समझौता पंचशील यानी 5 प्रकार की बातों के रूप में होता है। इसमें कुछ बातें यह है कि एक तो इनके बीच में यह होता है कि एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और दूसरा ये कि कोई आक्रमण नहीं करेगा। तीसरी बात, कोई अतिक्रमण नहीं करेगा। चौथी बात, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और पांचवी बात, व्यापारिक मुद्दे हैं, व्यापारिक जो इनका समझौता है, व्यापारिक समझौते के रूप में भी हुआ था कि एक दूसरे के बीच में व्यापार है, व्यापार भी होगा। तो इस प्रकार 5 समझौते हुए थे। 5 बातों को लेकर, 5 तथ्यों को लेकर जो समझौता हुआ उसको पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। और किन किन के बीच में हुआ? तो भारत का हमारा रहता है नेहरू जी, और चीन का रहता है चाउ एन लाई। चीन का है चाउ एन लाई। तो इस प्रकार भारत और चीन के बीच में ये क्या हो गई? मित्रता का व्यवहार हो गया, यानी मित्रता हो गई। एक देश से दूसरे देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हुआ क्या है? चीन है, चीन को एक अजगर के रूप में पहचानते हैं, यानी जो भी इसके पास में आता है उसको ये खा लेता है। तो चीन है, चीन के नजदीक में, यहां पर चीन के नजदीक में यह जो क्षेत्र है, यानी ये जो भाग था, यह भाग पूरा क्या था? इस भाग को हम कहते हैं तिब्बत। यानी ये उस पहले क्या था? तिब्बत था। चीन ने क्या किया? चीन ने धीरे धीरे तिब्बत पर आक्रमण यानी अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। चीन है, चीन ने तिब्बत को अपने अंदर मिला लिया। जब चीन ने तिब्बत को अपने अंदर मिलाया तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे नेहरू जी ने भी ये कहा था कि चीन है, सॉरी तिब्बत है, वो तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। नेहरू जी ने भी कहा था कि तिब्बत चीन का एक अभिन्न अंग है। तो इस प्रकार देखा जाए तो भारत ने तो अपने पंचशील समझौते को यानी यथावत रखा था। जैसा समझौता हुआ था दोस्ती का, वैसे दोस्ती के रूप में रहे।
पूजा पूजा गुड इवनिंग। लेकिन यहाँ हमारे जो चीन है, चीन के चाउ एन लाई है, चाउ एन लाई को ये समझौता है, मानने में तो मान लिया था, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे तिब्बत पर अतिक्रमण करते हुए भारत की तरफ बढ़े और भारत का दो क्षेत्र है, भारत के दो क्षेत्रों को इन्होंने दो क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर लिया था। और वो दो क्षेत्र कौन कौन से हैं, उन क्षेत्रों को लेकर ही भारत और चीन के बीच में क्या रहा है, सीमा विवाद की स्थिति रहती है, भूखंड की स्थिति रहती है, भूखंड विवाद की। तो वो कहां कहां पर बनती है, तो ये अभी तक आप नोट कर सकते हो, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। मोहनलाल गुड इवनिंग, मनीष आर्य किरडोली हेलो गुरुजी, हेलो मनीष आर्य जी। तो अब मैं वो क्षेत्र बता रहा हूं जहां भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है। सीमा विवाद कौन कौन, यानी किन क्षेत्रों को लेकर या कैसी स्थिति बनी है। तो यहां तक तो बात समझ में आई होगी अक्साई चीन की। अब आगे बात रहती है कि एक तो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा इस भाग पर, और जम्मू कश्मीर, आज तो जो लद्दाख है वो पहले जम्मू कश्मीर के रूप में था, तो ये कुछ हिस्सा है। इस हिस्से में चीन ने धीरे धीरे क्या कर लिया था, अतिक्रमण कर लिया था। इस एक को कहा जाता है नेफा, NANEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एरिया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एरिया। और यह भाग है अक्साई चीन का, अक्साई चीन, यानी अक्साई चीन को लेकर हम बात करें तो अक्साई चीन का जो भाग है, ये भाग है, इस भाग को लेकर हमारे बीच में विवाद रहता है। और जो विवाद रहता है उस विवाद का नाम बता देता हूं कि उस विवाद का नाम क्या रहता है। तो उस विवाद का नाम है एट फिंगर्स विवाद। विवाद है एट फिंगर्स विवाद। ध्यान से देखते रहना, पूरी कहानी है, पूरी कहानी आराम से बता रहा हूं और रिपीट भी कर दूंगा। तो ये एट फिंगर्स विवाद क्या है, इसके बारे में बात करें। तिब्बत पर अतिक्रमण करते हुए चीन ने धीरे धीरे क्या किया, भारत के दो हिस्सों पर अपना अधिकार जमा लिया। और ये दो हिस्से कौन से, एक तो नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट और फ्रंट एरिया, दूसरा है अक्साई चीन का, यानी जो हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन चीन है, चीन ने धीरे धीरे इस पर अपना अधिकार कर लिया। जब अधिकार कर लिया तो हमारे भारत और चीन के बीच में आपको अभी बताया कि एक समझौता हो रखा था, पंचशील समझौता। तो पंचशील समझौते के तहत भारत तो यथावत था, यानी यह तो समझौते को मान रहा था, लेकिन यह समझौता टूटा कैसे, चीन ने अपनी तरफ से तोड़ दिया कि पंचशील समझौता है, उसको हम नहीं मानेंगे। यह समझौता तो हुआ था 1900 समझौता हुआ था 1954 को। और 1954 के बाद में धीरे धीरे तिब्बत पर जैसे अधिकार किया, तो 1959 तक आते आते 1959 तक आते आते चीन ने यह कह दिया कि हम पंचशील समझौता उसको नहीं मानते, उसको हम स्वीकार नहीं करते। तब चीन ने क्या किया, भारत को पता ही नहीं चला, धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश और हमारे जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा था उस पर अतिक्रमण कर लिया। तब जाकर क्या हुआ कि जो इससे पहले, हाँ सॉरी, 54 के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर जो तिब्बत था, तिब्बत पर जैसे अधिकार हो रहा था, तो तिब्बत का एक नेता था जिसका नाम था दलाई लामा। दलाई लामा है, इसने चीन का विरोध किया और दलाई लामा एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरकर
तिब्बत में सामने खड़ा हो गया चीन के लिए। तो दलाई लामा है, दलाई लामा को एक देशद्रोही घोषित कर दिया गया चीन के जो चाउ एन लाई के द्वारा। चाउ एन लाई वहाँ का जो राष्ट्रपति था, जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष के द्वारा जब दलाई लामा को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में या देशद्रोही के रूप में इसको घोषित कर दिया इन्होंने, क्योंकि क्रांति की थी। फिर दलाई लामा को मारने की जैसी घोषणा की, दलाई लामा भागकर हमारे आ गया था उत्तराखंड के धर्मशाल में। ये कहाँ आ गया था, यानी बाहर के जो नेहरू जी है, नेहरू जी ने कहा कि आपकी जान को खतरा है चीन से, तो इनको बुला लिया और यहाँ कुछ लोगों के साथ में, शरणार्थियों के साथ में दलाई लामा और उनके अनुयायियों को यहाँ रखा उत्तराखंड के धर्मशाला में। तब चीन है, यह कहानी है 1959 की। तब चीन ने भारत को कहा कि आज से यह समझौता हम नहीं मानते हैं और हमारे बीच में जो समझौता हुआ था उसको हम तोड़ रहे हैं। उसके बाद में 1959 के बाद में यह पता चला कि चीन ने यहाँ अधिकार कर रखा है, यहाँ अधिकार कर रखा है। तो भारत है, भारत ने विश्व बैंक और विशेषकर यूएनओ, विश्व बैंक नहीं, यूएनओ में शिकायत की चीन की। और यूएनओ है, यूएनओ ने क्या किया कि इनका समझौता करवाने या इनका जो विवाद था, विवाद को निपटान करने के लिए जब ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय भारत ने दबाव बनाया तो चीन ने कहा कि ये दोनों में से एक ले सकते हो। तो भारत ने क्या किया, भारत ने केवल नेफा को ले लिया और ये जो अक्साई चीन वाला भाग है ये ऐसे ही इनके बीच में विवाद की स्थिति रही। और ये जो 8 फिंगर्स विवाद है, ये क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसी स्थिति में 8 पहाड़ियाँ हैं, यानी अंगुली के आकार में 8 पहाड़ियाँ है। मोहनलाल जी गुड इवनिंग। परमेश्वर लाल बदाला गुड इवनिंग। शेखावाटी कॉलेज फॉर एजुकेशन लोसल मोहनलाल जी, प्रणाम गुरुदेव। मोहनलाल जी मेरे गुरु रहे हुए हैं। बंसीराम गुड इवनिंग। मोहनलाल अच्छी शुरुआत की उम्मीद करता हूं कि आप शिखर तक पहुंचेंगे। गुरुवर आपका आशीर्वाद रहा तो शिखर तक जरूर पहुंचेंगे। ये मोहनलाल जी जो है शेखावाटी एजुकेशन ग्रुप लोसल, ये हमारे गुरु रहे हुए हैं। तो आपका आशीर्वाद ही है सर कि हम इस शिखर तक पहुंच रहे हैं। हाँ, तो हम आगे बात को जारी रखते हैं। यूएनओ है, यूएनओ ने इनके बीच में समझौता या इनका जो प्रेस दबाव पड़ा चीन पर, तो चीन ने यह तो दे दिया भारत को। तो यह तो किसका हिस्सा हो गया, भारत का हिस्सा हो गया, नेपाल तो। लेकिन अक्साई चीन है, यहाँ पर इस प्रकार की सीमा बन गई 8 अंगुलियों के रूप में, इसलिए इसको 8 फिंगर विवाद के नाम से जाना जाता है। हुआ क्या कि यहाँ पर जो 4 यानी 1 से लेकर 4 तक की जो पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र को तो दे दिया, ये तो आ गया हमारे इंडिया के पास में। और 5 से लेकर 8 तक का जो 8 तक की पहाड़ियाँ हैं, ये चली गई किसके पास में, चीन के पास में। लेकिन कुछ समय पहले ही यहाँ पर चीन है, चीन ने धीरे धीरे क्या किया, चीन ने अपने भारत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। चीन के जो सैनिक है, चीन के सैनिकों ने भारत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। सुना ही होगा, पिछले कुछ 3-4 महीनों पहले की बात है। यानी जैसे भारत के जो सैनिक है, इन्होंने इनका विरोध किया, जैसे आगे बढ़ रहे थे भारतीय सैनिकों ने इनका विरोध किया। जब भारतीय सैनिकों ने विरोध किया तो इनके बीच में झड़प हुई और झड़प होने से हमारे कुछ सैनिक है वो देश के लिए शहीद हो गए। वो स्थान पड़ता है गलवान घाटी, यानी वो गलवान घाटी इसी क्षेत्र से आती है। क्यों ये इतनी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन एग्जाम है इनमें अधिकांशतः कुछ बातें करंट से जोड़ के पूछी जाती है, लेकिन वो पूछी कहाँ से जाती है, करंट से जोड़ लिया जाता है, लेकिन पूछी इस प्रकार का जो इतिहास है, इतिहास से जुड़ी हुई बातें पूछी जाती है। इसलिए मैं इतनी ज़्यादा गहराई से या ऐसे तथ्य इनको बता रहा हूँ पूरी कहानी के साथ में। यह स्थान पड़ता है, पूछ लिया जाता है कि गलवान घाटी कहाँ है। तो यह गलवान घाटी अब धीरे धीरे क्या है, चर्चा में आ गया तो पूछने की संभावना बनती है, जिसके कोई करंट का कोई टॉपिक ही नहीं है, फिर भी ये गलवान घाटी का क्वेश्चन कैसे बन जाता है, ज्योग्राफी के रूप में बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से यानी जो भी करवा रहे हैं वो जितना है आपके
काम का ही करवा रहे हैं, यानी जो आपके कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम के रूप में महत्वपूर्ण है, उसी को हम करवा रहे हैं। आज तो आनंद नहीं आ रहा भाई, जो वाचिंग बहुत कम चल रही है। शेयर नहीं कर रहे हो आप, शेयर करो जितना हो सके। शेयर करो, शेयर करो। अनिल कुमार जी, तो ये कहानी जो चीन और भारत के बीच में 8 फिंगर्स विवाद के रूप में थी, वो समझ में आ गई। अब ये जो विवाद था, ये इसी विवाद के रूप में 1959 वाला था। इसके बाद में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ 1962 को लेकर, यानी कहानी अभी तक आगे और चलेगी। अभी तक यह तो था अक्साई चीन का, लेकिन आप एक नाम और भी सुनते होंगे, वो है ये जो रेखाएं बन रही है, जो लाइन है, सीमा है, इसको कहते हैं LAC, यानी लाइन एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा। यह किसके बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में, अक्साई चीन और भारत के बीच में बनी हुई है। यह कैसे है कि 1962 में जैसे ही भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, और यह युद्ध अचानक हो गया था। उस समय भारत ज़्यादा सक्षम नहीं था। भारत है, उसके पास में न तो कोई वायु सेना है, उसका ज़्यादा कोई प्रभाव था, यानी हमारे स्थिति उस समय कमज़ोर थी। कहने की बात है कि स्थिति कमज़ोर थी, तो दुर्भाग्यवश चीन से हम हार गए। और इस चीन में से हारने के बाद में यह जो सीमा है, यह सीमा LAC वाली LAC सीमा, इस सीमा का निर्धारण हो गया था। क्यों? क्योंकि युद्ध बंदी की घोषणा हो चुकी थी नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा युद्ध बंदी की घोषणा हो चुकी, और युद्ध बंदी की घोषणा हो गई तो जहां पर चीन के जो सैनिक थे, वो उतना क्षेत्र चीन के पास में रह गया। और इसी को लेकर आज है गलवान घाटी है, वहां पर क्या हो रहा है? आक्रमण हो रहे हैं। यह था चीन के बीच में विवाद। कमेंट देख लेता हूं मैं थोड़ी। महालक्ष्मी स्टूडियो लोसल, हेलो सर। विष्णु सैनी, शाबाश, धीरे धीरे जुड़ तो रहे हैं। गजेंद्र सिंह, जय भगत सिंह, जय भगत सिंह। अच्छा, आज शहीदी दिवस है, तो आप सभी को से मैं निवेदन करता हूं कि जैसे भी हो श्रद्धांजलि अर्पित करें हमारे शहीदों को, जो देश के लिए कुर्बान हो चुके थे। मैं उन्हें शहीदों को नमन करता हूं। तो यहां तक तो समझ में आ गया? सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गए। यहां तक तो समझ में आ गया ना? अब और विवाद बता रहे हैं, तो और विवाद कौन कौन से होंगे? आपको लग रहा है कि ये सीमाओं में इतना ज़्यादा टाइम खपा रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो करवा रहे हैं उससे जितना हो सके, जितना हमें नॉलेज है, उतना अपने दोस्तों को, अपने साथियों को दें, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो किसी के छूटे नहीं। बाकी यह नहीं कि सीमाओं का तो था, छोटा सा जिक्र होता है, कितनी लंबी सीमा है, कौन कौन से राज्यों के साथ में, सर्वाधिक किसके साथ में, नवीनतम किसके साथ में, यहाँ आने के बाद में छोड़ दिया जा सकता है। लेकिन मैं जितना हो सके, यानी विवाद जहाँ क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपको भी पता है कि आजकल इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। क्वेश्चन बनेंगे इसके विवाद से बन सकते हैं, यदि सीमाओं से बन रहे हैं तो विवाद इससे जुड़े हुए क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो अब हम बात करें आगे, वो बन रहा है सीपेक विवाद, सीपेक विवाद। सीपेक विवाद क्या है कि चीन है, चीन ने यहाँ पर एक
डोकला कलाम हमारा ये क्षेत्र है, डोकला कलाम क्षेत्र है। वैसे तो ये तिब्बत का क्षेत्र था, डोकला डोकलाम। और यहाँ एक घाटी का निर्माण हो रहा है, ये घाटी पड़ती है चुंबन घाटी। चुंबी घाटी है। चीन ने क्या किया कि एक आर्थिक गलियारे के रूप में चीन, सी से बनेगा चीन, पी से पाकिस्तान, इससे इकोनॉमिक और सी से कॉरिडोर, यानी चीन पाक आर्थिक गलियारा, आर्थिक गलियारा इस नाम से ये बनता है। ये क्या विवाद है कि चीन अपना विकास करने के लिए, या चीन को क्या करना पड़ता है कि यदि चीन पाकिस्तान के साथ में कोई भी प्रकार का व्यापार करता है या आवागमन का कार्य होता है, तो यहाँ पर परिवहन स्थलीय मार्ग के द्वारा परिवहन की सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो बीच में आ जाती है। इसलिए ये चीन के द्वारा एक ऐसी रणनीति बनाई गई कि यहाँ एक सड़क निर्माण किया गया है, जो सड़क निर्माण इस प्रकार से है, यानी सड़क जा तो ऐसे रही है चीन के ओर, लेकिन चीन ने क्या किया कि कुछ हिस्सा भूटान के पास इस प्रकार से गुजार लिया जाए ताकि ये जो डोकला कलाम है इस पर पूर्णतः अधिकार हो जाए चीन का। तो ऐसी जब स्थिति बनी तो ये कौन सा क्षेत्र आता है, तीन देशों के बीच का क्षेत्र हो गया। यानी इस साइड में हम पड़ता है भूटान, ये हमारा भारत है, भूटान, भारत व चीन, तीनों के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र है, ये हमारे यूएनओ के द्वारा एक प्रस्ताव है कि यदि तीन देशों के बीच में कोई क्षेत्र है, वहां निर्माण का कार्य होता है, नया निर्माण का कार्य होता है, तो क्या रहता है, तीनों देशों की सहमति होगी तभी होगा। भारत और भूटान ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया और इन दोनों देशों ने यह जो सिपेक है, सिपेक का विरोध किया। विरोध करने के कारण यह जो सड़क है, यह गलियारा है, यह गलियारा इसी रूप में गया। यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, तो इसको लेकर भी विवाद बनता गया। तो सिपेक से भी पूछा जा सकता है, और कैसे पूछा जा सकता है, देख तो यहां तक तो कोई नोट कर रहा है तो नोट कर सकते हैं। यानी यहां से डोकला कलाम पूछा जा सकता है कि किन तीन देशों के बीच में स्थित है, या चुंबी घाटी है, चुंबी घाटी कहां स्थित है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलो कोई बात नहीं, आगे की बात करते हैं। आगे जो चीन और भारत के बीच में स्थिति बन रही है वो क्या है, चीन की एक योजना चल रही है मोतियों की माला, मोतियों की माला। और ये मोतियों की माला किसके विरुद्ध रची गई एक योजना, या किसके विरुद्ध रचा गया षड्यंत्र है, तो मूल रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये योजना चीन की भारत के विरुद्ध, यानी हमारा जो भारत है इस भारत के विरुद्ध एक षड्यंत्र है, भारत के विरुद्ध षड्यंत्र। षड्यंत्र माना जा सकता है, क्यों माना जा सकता है, अभी देखो बात करते हैं कि चीन है, चीन ने जब 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय चीन ने देखा कि भारत है, भारत हमें किसी भी समय हमें धमकी दे सकता है और भारत से हम निपट भी नहीं सकते, यानी भारत से दुश्मनी भी नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति 1971 में भारत ने इंदिरा गांधी ने कहा चीन को कि आप पाकिस्तान का साथ नहीं दोगे, यदि आप पाकिस्तान का साथ देते हो तो अभी देखो मैं आपको कुछ मैप के रूप में दिखा रहा हूं, इसमें ज्यादा नहीं है, ये हमारा यहां पर पड़ता है इंडोनेशिया का क्षेत्र, मलेशिया, ये बीच में पड़ती है विश्व की सबसे लंबी जल संधि जिसका नाम है मलक्का जल संधि,
मलका जल संधि है। मलका जल संधि के बाद में हमारा ये भाग है अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला भाग आ जाता है। यहाँ म्यांमार है, म्यांमार का एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप। तो ऐसी स्थिति बन गई कि चीन यदि, अब तो चीन ने वो सीपेक वाला गलियारा बना लिया है, लेकिन चीन को यदि पाकिस्तान यानी खाड़ी देश या जो अरबी देश है वहां से कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त करना है तो यही मार्ग है, इसी मार्ग से यानी हिंद महासागर से होकर जाना पड़ता है। तो भारत ने धमकी दी, इंदिरा गांधी ने धमकी दी कि यदि आप पाकिस्तान का साथ दोगे तो हम इस मार्ग से आपको नहीं जाने देंगे। यानी यहाँ जो हमारे द्वीप समूह है, इन द्वीप समूह पर हमारा अधिकार है और इसके नजदीक से जाने में आपको बाधा रहेगी, इसलिए चीन है तटस्थ हो गया। अब बात करते हैं कि इसकी जो मोतियों की माला थी वो मोतियों की माला किस रूप में, यानी चीन है, चीन ने मोतियों की माला के रूप में क्या कार्य किया। तो कोको द्वीप यानी म्यांमार है, म्यांमार का कोको द्वीप है, कोको द्वीप चीन ने खरीद लिया। आप बताना कि भारत के विरुद्ध में षड्यंत्र रचा जा रहा है या नहीं रचा जा रहा है, तो देख लेना। ये चीन ने यहाँ पर कोको द्वीप को खरीद लिया और अपना एक बंदरगाह स्थापित कर लिया। जो मोतियों की माला योजना है, ये मोतियों की माला योजना ही क्या बन रही है कि ऐसी योजना है जिस योजना के तहत विश्व के द्वीपों पर यानी बंदरगाह स्थापित करना या हवाई अड्डे स्थापित करना, विशेष रूप से हिंद महासागर में, विशेष रूप से हिंद महासागर में। तो यहाँ कोको द्वीप पर बंदरगाह स्थापित कर लिया। इसके बाद में आगे चलते हैं तो यहाँ हम्बनटोटा द्वीप श्रीलंका का, इस हम्बनटोटा द्वीप पर हम्बनटोटा द्वीप है, हम्बनटोटा द्वीप को भी क्या किया, चीन के द्वारा खरीद लिया गया। यानी चीन ने क्या किया, जो ये देश है, छोटे देश है, इन देशों को ऋण देना शुरू कर दिया 6% की दर से। और भारत आज भारत में पीछे नहीं, भारत ने 1% की दर से ऋण दे, भारत 1% की दर से ऋण दे रहा है। तो कर्जा ज्यादा हो गया श्रीलंका पर। जब कर्जा ज्यादा हो गया तो यहां पर क्या हुआ, हम्बनटोटा द्वीप है यह खरीद लिया गया। फिर इसके अलावा और कौन सा क्षेत्र आता है, तो चीन है, चीन ने यहाँ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के पास में यानी मालदीव का, ये यहां से एक मालदीव का क्षेत्र है, मारुद्वीप, मारुद्वीप भी खरीद लिया। फिर आगे दिया हुआ नहीं है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका का ये पड़ता है मोरक्को द्वीप, मोरक्को। हाँ, तो अब कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में यहाँ पर भी चीन है, चीन ने एक अपना द्वीप स्थापित कर लिया और वो द्वीप है, चीन तो हमेशा का गद्दार है, इसलिए यहाँ जो द्वीप है उसका नाम है गवादर, गवादर द्वीप स्थापित कर लिया। यहाँ अफ्रीका का एक द्वीप के रूप में या एक क्षेत्र के रूप में पड़ता है वो है जिबूती। तो जिबूती पर भी एक द्वीप है, उसको खरीद लिया। और एक पड़ता है हमारा ये खाड़ी प्रदेश वाला में, यहाँ पर चाबाहार द्वीप, यहाँ बना लिया चाबाहार द्वीप। तो इस प्रकार ये एक मोतियों की माला के रूप में हो गई। यानी अब इसका जो पूर्ण रूप से देखें
तो देखो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र है या नहीं है। यहाँ द्वीप खरीद लिया, यहाँ द्वीप खरीद लिया, यहाँ द्वीप खरीद लिया, पाकिस्तान का द्वीप हो गया। तो ये भारत के चारों तरफ, यानी भारत के पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में और उत्तर में चीन खुद है ही। तो ये भारत के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये स्थिति है, यानी ये इनकी भारत चीन की एक योजना है, मोतियों की माला। मोतियों की माला। टाइम हो गया। तो कोई बात नहीं, 1 मिनट ले रहे हैं। हाँ, तो अब ये स्थिति है, यानी ये चीन की मोतियों की माला योजना थी। ये मारूद्वीप है। अब ये मत पूछना कि मारूद्वीप अब वर्तमान में भारत के पास नहीं। मारूद्वीप अब मारूद्वीप वापिस भारत ने ले लिया है और भारत ने मलका सॉरी ये कोको द्वीप है, कोको द्वीप ये भी यहाँ हमारे भारत है, भारत ने लेने का प्रस्ताव हो गया है। एक बांग्लादेश का यहाँ पर द्वीप पड़ता है, जिस द्वीप का नाम है चिटगोंगा। चिटगोंगा द्वीप, ये चिटगोंगा द्वीप है। ये चिटगोंगा द्वीप भी चीन है। चीन ने क्या किया, सॉरी पहले बांग्लादेश से चीन ले रहा था, अब ये भी भारत के पास में हो गया। तो धीरे धीरे भारत भी चीन के साथ में अपना विदेशी संबंध है, विदेशी संबंध ज़्यादा मजबूत करता जा रहा है। तो आज की क्लास हम यहीं पर विराम करते हैं, स्थगित करते हैं। कल हम यहीं से शुरू करते हैं, यानी चीन का तो हो गया लगभग, चीन के बारे में अब ज़्यादा डिटेल नहीं है। अब बात करेंगे हम पाकिस्तान है, पाकिस्तान ज़्यादा डिटेल पाकिस्तान से मिलेगी। उसके बाद में तो अफगानिस्तान है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, इनकी कोई ज़्यादा विवाद वाली स्थिति नहीं है, तो इनका ज़्यादा हम क्लास आगे नहीं बढ़ाएंगे। जहाँ तक वो जो सीमाएँ हैं कल पूरी करवा देंगे। धन्यवाद। अब आपकी कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं देख लेता हूँ। कमलेश कुमार रणवा, डूडी बहुत लेट हो रही है। अच्छा सुनीता डूडी, हेलो सर। हाँ सुनीता जी, कोई क्वेश्चन है किसी का तो क्वेश्चन कर सकते हुए अभी। वीर शाह जी सर, तो है किसी का कोई क्वेश्चन? देखो यदि अच्छा आपको पढ़ना है, अच्छे आपके समझ में आ रही है, तो जितना हो सके शेयर भी करते रहा करो, शेयर करो। आरपी पटेल लेट हो गए भाई। सर कल आवा, बिल्कुल आओ। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मैं आज की क्लास है इसको यहीं पर विराम देता हूँ।